स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। सो अभी हमारा क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है फॉर योर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर लिया है। आई होप आपका रिवीजन सेशन अच्छा रहा हो। नेक्स्ट अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है एंड क्रिमिनल लॉ चल रहा है विच इज बीइंग टेकन बाय भूमिका मैम एंड युवाक्षी मैम। आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। सो आज से हम जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करने वाले हैं। अपने नोटबुक के साथ बैठिएगा फॉर दिस लेक्चर, क्योंकि यहाँ पर से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो हमें अगर कॉन्सेप्ट्स पता है तो हम 10 में से 8 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे। ये हमने देखा है प्रीवियस ट्रेंड्स में भी, क्योंकि क्वेश्चंस मॉडरेटली डिफिकल्ट आते थे। तो पॉसिबल है कि अगर हमें बेसिक कंसेप्ट्स पता है अबाउट जूरिस्प्रूडेंस तो विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सो आज की वीडियो में आई विल बी स्टार्टिंग विथ स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस का हम बेसिक मतलब समझते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस मींस दोज रिलेशन ऑफ अ मैन विद सोसाइटी व्हिच आर रेगुलेटेड बाय लॉ। जूरिस्प्रूडेंस में हम क्या पढ़ते हैं? हम ऐसा रिलेशन पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ मैन विद सोसाइटी। एंड ये किस तरह का रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप्स व्हिच आर रेगुलेटेड बाय लॉ। So this is what we study in jurisprudence। and ये derive कहाँ से हुआ? ये derive हुआ है एक Latin word jurisprudentia से। इसका मतलब होता है knowledge of law। So it is derived, word jurisprudence is derived from a Latin word jurisprudentia, जिसका मतलब होता है knowledge of law। So ये हो गया basic idea। Next आज के वीडियो में हम कुछ थ्योरीज देखते हैं जो डिफरेंट जूरिस्ट ने दी है अबाउट जूरिस्प्रूडेंस। सो फर्स्ट इज जूरिस्प्रूडेंस। बेंथम ने जो कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस इज एन एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड इट्स कॉन्सेप्ट। तो बेंथम ने क्या कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? इट इज एन एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड इट्स कॉन्सेप्ट। हॉलैंड ने कहा है जूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। एंड लास्टली सैलमन ने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ। ऑल्दो बहुत सारे जूरिस्ट ने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं, बट ये कुछ एक डेफिनेशन है जिससे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी सारे एंड अलोंग विद दीज 3 डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे इन डिटेल when we'll be discussing the schools। हम आज के वीडियो में आगे जब schools डिस्कस करेंगे तो हम इन jurist का व्यू पॉइंट भी डिस्कस करेंगे कि what do they mean by these definitions। So let's move on to next slide। So next is कि हम स्कूल्स बताते हैं। आज हम कौन कौन से स्कूल्स पढ़ने वाले हैं। स्कूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं स्कूल से। तो स्कूल से हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इस बार स्कूल से आ जाए। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टोटल 5 स्कूल। वो है एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो ये 5 स्कूल आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। एंड तक आप वीडियो में देखिएगा एंड नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जूरिस्प्रूडेंस नॉट ओनली आपका क्लैट पीजी में बट सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है और एक मेजर पोर्शन में आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो में समझिए। जहां पर डाउट हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल गेट बैक टू यू इन कमेंट ओनली। या फिर अगर आपको जरूरत है कुछ और उस पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन की वीडियो की, आई विल गेट बैक टू यू विद अ न्यू वीडियो ऑन द सेम। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्कूल दैट इज एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट इज एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पर एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के 2 एक्सपोनेंट्स थे, मेजर एक्सपोनेंट्स। दे वर जेरेमी बेंथम एंड जॉन ऑस्टिन। यहाँ एनालिटिकल स्कूल का मेन फोकस था टू फाइंड आउट रिलेशन ऑफ लॉ विथ स्टेट। सो मेन फोकस एनालिटिकल स्कूल का किस पे था? टू फाइंड आउट रिलेशन ऑफ लॉ विथ स्टेट। एंड हम एनालिटिकल स्कूल को इंग्लिश स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्टिन who was the father of analytical school of jurisprudence, उन्होंने ये स्कूल को फाउंड किया था इन इंग्लैंड। तो इस वजह से हम इसको इंग्लिश स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। हम इसे इंपेरेटिव स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। एंड लास्टली ऑस्टेनियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं क्योंकि ऑस्टिन इज द फादर ऑफ
एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन की कौन एक्सपोनेंट्स थे, जेरेमी बेंथम एंड जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन वाज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। एंड एनालिटिकल स्कूल का मेन फोकस क्या है, तो एनालिटिकल स्कूल का मेन फोकस है टू फाइंड आउट रिलेशन ऑफ लॉ विथ स्टेट, लॉ का स्टेट के साथ क्या रिलेशन है। एंड तीन जो और नाम है एनालिटिकल स्कूल के, दैट इज इंग्लिश स्कूल, इंपेरेटिव स्कूल एंड ऑस्टेनियन स्कूल। सो ये एक बेसिक डिटेल हो गया। अब देखते हैं जूरिस्ट का क्या थॉट था। सो विल स्टार्ट विथ जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम ने अपनी बुक लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में कहा था कि इट इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम लिबर्टी। तो यहां पर ये कहा था कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि हम मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम लिबर्टी प्रोवाइड करें अपने पीपल को, और हर लॉ को हमें टेस्ट करना है। एवरी लॉ शुड बी टेस्टेड ऑन द पॉइंट कि वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को दे रहा है कि नहीं। एंड इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। सो व्हाट इज दिस, कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ये डिवाइस किया था किसने, जेरेमी बेंथम ने। एंड जेरेमी बेंथम वाज आल्सो अ बिलीवर ऑफ लेजर फेयर। लेजर फेयर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, मैन शुड बी फ्री, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम होना चाहिए। एंड he also talked about pain and pleasure, कि कोई भी एक्शन, कोई भी लॉ वो तभी अप्रूव या डिसअप्रूव होगा ऑन द बेसिस ऑफ पेन और प्लेजर, जो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। पेन या प्लेजर मतलब पेन इज गुड फीलिंग एंड पेन इज बैड फीलिंग एंड प्लेजर इज गुड फीलिंग, मतलब कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेन एंड प्लेजर हम डिसाइड करेंगे, अप्रूव और डिसअप्रूव करेंगे एक्शन ऑफ स्टेट। एंड ये कंसेप्ट पेन एंड प्लेजर का ये क्वांटिफाइबल होता है। ये कहा था बेंथम ने कि दिस कंसेप्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर इज क्वांटिफाइबल, एंड उसके लिए उन्होंने डिवाइस किया था एक यूटिलिटेरियन कैलकुलस to quantify or to measure pain and pleasure. So he devised utilitarian calculus, and इस calculus के 7 parameters थे। क्या क्या थे, intensity, duration, certainty, nearness, fecundity, purity and extent। तो ये 7 parameters हैं जिन पे हम क्वांटिफाई करेंगे पेन एंड प्लेजर को। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ बेंथम अबाउट एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, कि हमें वहां पर देखना है जो भी एक्शन है, जो भी लॉ है, वेदर इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल और नॉट। और ये कहा था बेंथम ने कि ह्यूमन बींग्स को हमें फ्री छोड़ना चाहिए, उनको फ्रीडम देना चाहिए। जब उनके पास फ्रीडम होगा तो वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि उनके वेलफेयर में क्या आता है क्या नहीं आता है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ जेरेमी Bentham. Next, we'll start with Austin. So Austin was also called, Austin was the one who is known as father of analytical school of jurisprudence. Austin is also known as father of analytical school of jurisprudence. Austin ने अपने बुक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में डिफाइन किया था लॉ को एज रूल्स और गाइडलाइंस टू इन्फॉर्म व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर अपनी बुक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने कहा था कि लॉज क्या है, लॉज रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ये किसे बताते हैं और ये कौन बताता है? सो ये बताते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, और ये कौन बताता है? बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जो पॉलिटिकली सुपीरियर है इस ह्यूमन बीइंग से। ये कंसेप्ट समझिएगा कि क्या डिफाइन किया है कि लॉ क्या है। लॉ एक ऐसा रूल या गाइडलाइन है जो बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब ये किसको बताता है या किसने बताया? सो ये रूल या गाइडलाइन ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और ये सही गलत ये डिसाइड करता है कौन? एक और अनदर ह्यूमन बीइंग। बट ये और ये ह्यूमन बीइंग में डिफरेंस क्या है कि ये पर्सन इज पॉलिटिकली सुपीरियर देन दिस पर्सन। तो ये बेसिकली द डेफिनेशन इज लॉ इज a rule or guideline laid down for a intelligent human being by another intelligent human being having power over him. So
एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए, बट क्यों, किस अथॉरिटी से? इसके पास अथॉरिटी ये है कि वो पॉलिटिकली सुपीरियर है इस पर्सन से। सो जो डेफिनेशन ऑस्टिन का है, दैट इज लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन backed by, so law क्या है? law is a command of sovereign backed by sanction। तो ये हम समझ सकते हैं, law is command of sovereign backed by sanction। तो यहां पर कमांड होगा, कमांड किससे आया? सॉवरेन से, हैविंग पॉलिटिकल सुपीरियोरिटी। एंड अगर आप कमांड फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसके पीछे आपको मिलेगा, तो अगर आप कमांड फॉलो नहीं कर रहे हो तो इट इज बैक्ड बाय सैंक्शन। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कमांड, विल बी लायबल फॉर punishment। So this is the definition that Austin gave about law, that law is the command of sovereign backed by sanction। तो मेन फोकस एनालिटिकल स्कूल का होता है एनालिसिस पे, इसलिए हम इसे बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मेन फोकस यहाँ पर होता है एनालिसिस ऑफ रिलेशन ऑफ लॉ विद स्टेट, इसलिए वी कॉल इट एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। नाउ लेट्स मूव टू हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ jurisprudence। Let's start with historical school of jurisprudence। So according to historical school of jurisprudence, there is a direct relationship between law and society। law और society में एक direct relationship होता है, and law is based on custom, people and history। ये तीन चीजों पर लॉ बेस्ड होता है। सो लॉ इज बेस्ड ऑन कस्टम, पीपल एंड हिस्ट्री, एंड देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ लिंक बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। सो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल का मेन आइडिया क्या है कि नीड या नेसेसिटी सोसाइटी का डिफाइन करता है कि किस तरह का लॉ चाहिए। एज नीड या नेसेसिटी चेंज हो तो वैसे ही हमें लॉज को भी चेंज करते जाना चाहिए। सो लॉ इज बेस्ड ऑन नीड और नेसेसिटी, एंड ये डिराइव होता है कस्टम से, पीपल से एंड हिस्ट्री से, कि किस तरह की हिस्ट्री है, किस तरह के लोग हैं, कस्टम क्या है, उस बेसिस पे डिफाइन होता है। कुछ यूनिवर्सल हम नहीं कर सकते कि ये कॉमन है जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, इट वैरीज। तो हिस्टोरिकल स्कूल का मेन फोकस था टू स्टडी रिलेशनशिप ऑफ लॉ विथ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का क्या नीड एंड नेसेसिटी है, उसके बेसिस पर हम लॉ डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पर मेन प्रोपोनेंट्स थे मॉन्टेस्क्यू, सैविग्नी, हेनरी मेन एंड पुचता। सो विल बी स्टडीइंग द व्यूज ऑफ दीज फोर जूरिस्ट फॉर हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो लेट्स स्टार्ट विथ मॉन्टेस्क्यू। ये फर्स्ट जूरिस्ट थे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ के, और इन्होंने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा था कि लॉ मस्ट कीप पेस विथ चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो इसका क्या मतलब होता है कि लॉ should be in track with the changing needs of society। मतलब कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है, हमें लॉज को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए। लॉ शुड बी इन ट्रैक विद, इन पेस विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। सो दिस वाज द व्यू पॉइंट ऑफ मॉन्टेस्क्यू विच ही एक्सप्रेस्ड इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज सैविग्नी। सो नेक्स्ट जूरिस्ट that we'll be studying in historical school of law is Savigny। He is also known as father of historical school of jurisprudence। Savigny is also known as father of historical school of jurisprudence। So before understanding Savigny, हम एक छोटा सा बैकग्राउंड देखते हैं। So 1800 में, in the year 1800 जर्मनी में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर आइडिया क्या आया? यहाँ पर आइडिया ये आया कि हमें यूनिवर्सल एक लॉ बनाना चाहिए, एक लॉ को पूरा जर्मन कोड को कोडिफाई करना चाहिए। एंड ये आइडिया जब सैविजनी तक पहुंचा तो सैविजनी क्रिटिसाइज दिस आइडिया। सैविजनी वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस आइडिया कि हमें एक यूनिवर्सल कोड की जरूरत है या एक यूनिवर्सल कोड होना चाहिए। तो जो भी व्यूज फॉर और अगेंस्ट के थे सैविजनी के, दैट वाज कंसाइज्ड एंड समराइज्ड, और वो पब्लिश हुआ था इन द नेम ऑफ वॉन ब्यूरोफ। तो ये सैविजनी का व्यू पॉइंट था। अब सैविजनी ने एक थ्योरी दी, दैट इज वॉल्केजिस्ट थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या होता है? वॉल मतलब पीपल एंड जस्ट मतलब कॉमन विल। तो अगर इसका मतलब देखें तो इट मींस जनरल विल ऑफ
पीपल। वोल्केजिस थ्योरी का मतलब क्या होता है? इट मींस जनरल विल ऑफ पीपल। यहाँ पर सैविजनी का मानना ये था कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी लॉ का। किसी भी लॉ को हम यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं दे सकते। लॉ का एक नेशनल कैरेक्टर होता है, मतलब कि वो हर नेशन के सिचुएशंस, कस्टम और नीड के बेसिस पर बनता है और वो उसी पर्टिकुलर नेशन पर अप्लाई होगा। वो हम दूसरे किसी नेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर नेशन का ये सिचुएशन, कस्टम और नीड ये वैरी करता है विथ अनदर नेशन। तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऑन डिफरेंट नेशंस। यूनिवर्सली हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लॉ का एक नेशनल कैरेक्टर होता है। सो सैविजनी ने डेफिनेशन दिया था दैट लॉ grows with growth and strengthen with strength of people and finally dies away as nation loses its nationality. So सैविजनी का कहना था कि लॉ ग्रो करता है, ग्रोथ और स्ट्रेंथन होता है विद स्ट्रेंथ ऑफ पीपल एंड फाइनली लॉ कब खत्म हो जाता है? कोई लॉ, अगर कोई नेशन जिसने लॉ बनाया है उसका नेशनैलिटी चला जाता है तो उस सिचुएशन में लॉ एंड्स, क्योंकि लॉ का एक नेशनल कैरेक्टर होता है और हम लॉ बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ situations, customs and needs of people who are living in that particular nation. उनके जरूरत के हिसाब से बनता है। there is a direct relationship. so हम यूनिवर्सल कोई लॉ नहीं बना सकते। ये सैविजनी का व्यू पॉइंट था। so this is what सैविजनी contributed to historical school of jurisprudence. Next देखते हैं, next jurist is Henry Maine. So next jurist that we'll be discussing is Henry Maine. Henry Maine ने लीगल फिक्शन का कंसेप्ट दिया और कहा कि हर प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या करती है? वो फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को ध्यान में रख करके प्रेजेंट के लॉज बनाती है। लीगल फिक्शन में क्या कहा हेनरी मेन ने कि एवरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, हर प्रोग्रेसिव सोसाइटी फ्यूचर में जो भी चेंजेस होने वाले हैं उसको ध्यान में रख के प्रेजेंट के लॉज बनाती है। ये लीगल फिक्शन में कहा। एंड हेनरी मेन का ये कहना था कि पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता था स्टेटस को, बहुत ज्यादा फोकस होता था स्टेटस पे और मैन का ऑब्लिगेशन डिसाइड होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस। मतलब कि अपर क्लास वालों का डिफरेंट स्टेटस होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास, मिडिल क्लास वालों का अलग होगा, लोअर क्लास वालों का अलग होगा। बट अब सोसाइटी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम स्टेटस टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट। कि यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, तो इट मींस कि सोसाइटी में अब ऑब्लिगेशन किस बेसिस पे डिसाइड होंगे? ऑब्लिगेशन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ऑब्लिगेशंस डिसाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर पार्टीज कैन नेगोशिएट, मतलब पार्टीज अपने लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस के लिए नेगोशिएशन कर सकेंगी, वो उनके स्टेटस के बेसिस पर नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली मेन ने डेफिनेशन दिया दैट मेकिंग ऑफ लॉ इज अ प्रोसेस of transformation in which society moves from social status towards contract. क्या कहा कि सोसाइटी सोशल स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव करती है। मतलब मेकिंग ऑफ लॉ एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी मूव्स फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट सो दैट देयर आर फ्री नेगोशिएशन इन सोसाइटी। तो सो दैट वहां सोसाइटी में यू हैव फ्री नेगोशिएशन किस चीज के लिए? टू डिसाइड योर rights and obligation. So this was the idea of Henry Maine. Next पढ़ते हैं last jurist, that is पुचता for historical school of jurisprudence. तो ये चार मेन jurists हैं जो हमें जिनके व्यूज पता होने चाहिए इन हिस्टोरिकल स्कूल। तो पुचता का कंट्रीब्यूशन था, वहां पर उन्होंने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन जनरल विल ऑफ सोसाइटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल के बीच में। जनरल विल ऑफ सोसाइटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल के बीच में। तो पुचता का ये कहना था कि सिर्फ स्टेट या सोसाइटी ही लॉ नहीं बनाता है, वहां पर पीपल होते हैं, सोसाइटी में लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जिनके विल को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन किया बिटवीन जनरल विल, सोसाइटी का एक जनरल विल और हर इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट के बीच में। और पुचता का ये कहना था कि जब इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा,
इन सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल विल ऑफ सोसाइटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट, तभी स्टेट इंटरफेयर करेगा। और स्टेट की यहाँ पर क्या ड्यूटी होगी? इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इंश्योर कि इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन हो, जनरल विल ऑफ सोसाइटी और स्टेट एंड सेल्फ इंडिविजुअल विल के बीच में एक बैलेंस मेंटेन हो, सो दैट दोनों का नरिशमेंट पॉसिबल हो सके, दोनों साथ साथ चल सके, एक बैलेंस हो सके, दोनों नरिश कर सके। तो पुछता का फोकस था जनरल विल और सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल पे, और ये कहा गया कि स्टेट अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे स्टेट का रोल क्या होगा? स्टेट की ड्यूटी ये होगी कि वो एक बैलेंस रीच आउट करे, बैलेंस में पहुंचे बिटवीन जनरल विल एंड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। सो ये था हिस्टोरिकल स्कूल, जहां हमने मॉन्टेस्क्यू, हेनरी मेन, सैविग्नी एंड पुछता के व्यू पॉइंट्स देखे। नाउ नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विथ फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले दैट इज फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का मेन आइडिया था दैट लॉ इज बेस्ड ऑन रीजन, मतलब लॉ किसी ना किसी तरह के रीजन पे बेस्ड होता है। और ये रीजन हम कैसे डिराइव करते हैं? ये रीजन डिराइव होता है कुछ हायर प्रिंसिपल्स से विच आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जस्टनेस, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस। मतलब वो प्रिंसिपल्स, ये जो रीजन होता है वो जस्ट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और रीजनेबल होने चाहिए। दैट इज हमें नेचुरल लॉ के कंसेप्ट को फॉलो करना है। इसीलिए फिलोसॉफिकल स्कूल को नेचुरल लॉ स्कूल भी कहा जाता है। और ये आइडिया है कि कोई भी लॉ विच इज मेड अगेंस्ट द रीजन और नेचुरल लॉ, ये ऐसे लॉ वैलिड नहीं होते। तो सच लॉज आर नॉट वैलिड। लॉज जो कि रीजन या नेचुरल लॉज के अगेंस्ट होते हैं, दोज लॉज आर नॉट वैलिड। तो अगर किसी सॉवरेन ने ऐसा लॉ बनाया है विच इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस, तो दोज लॉज विल नॉट बी वैलिड। यहाँ पर अगेन another thing that philosophical school believed in was कि लॉ का एंड पर्पस जस्टिस होता है। लॉ का एंड पर्पस क्या होता है? इट इज जस्टिस। अब हमें ये पता करना है कि जस्टिस तक किस तरह से हमें रीच आउट करना है, हमें कैसे पहुंचना है जस्टिस तक। तो लॉ से जस्टिस तक हम कैसे पहुंच रहे हैं ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर फिलोसॉफिकल स्कूल का फोकस इज ऑन कि लॉ किसी न किसी रीजन पे बेस्ड होता है। तो हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, इसका मैनर या रीजन हमें पता करना है। फिलोसॉफिकल स्कूल का ये भी कहना है कि अगर जो लॉज है वो बेस्ड होंगे कुछ अच्छे थॉट्स पे या विच आर बेस्ड ऑन जस्टिस, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस के कंसेप्ट पर, तो पीपल इन द सोसाइटी विल इटसेल्फ बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग नाइस, जिससे सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन होगी। सो वी नीड टू मेक श्योर कि लॉज आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस। सो लेट्स सी यहाँ पर डिफरेंट जूरिस्ट का क्या व्यू पॉइंट था। तो फर्स्ट इज सेंट थॉमस एक्विनस। सेंट थॉमस एक्विनस। अब यहाँ पर इस समय जब सेंट थॉमस एक्विनस वाज देयर, तो उस समय सोसाइटी में एंड लॉ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था रिलीजन का। अब यहाँ पर सेंट थॉमस एक्विनस का ये कहना था कि ह्यूमन बीइंग जब लॉ बनाता है तो उसको ध्यान में रखना है कि वो नेचुरल लॉ का वायलेशन ना करे, क्योंकि अगर नेचुरल लॉज वायलेट हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में लॉज इनवैलिड हो जाएंगे। हम इसको सिमिलरली आर्टिकल 13 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट के वायलेशन में कोई भी लॉ बनेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। सिमिलरली फिलोसॉफिकल स्कूल में भी यही है कि कोई भी लॉ अगर नेचुरल लॉज के अगेंस्ट होता है तो वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। अब सेंट थॉमस एक्विनस का ये कहना था कि ह्यूमन बीइंग्स ने जो लॉ बनाए उसको इन अकॉर्डेंस विथ नेचुरल लॉ बनाना है, बट ये पता कैसे चलेगा कि कौन से लॉज नेचुरल लॉ है? तो उसके लिए ही शुड रिलाई, द पर्सन शुड रिलाई ऑन स्क्रिप्चर्स, रेवलेशंस बाय गॉड एंड रिलीजन। तो उसको किस पे रिलाई करना होता है? उसको ये पता करने के लिए कि व्हाट इज नेचुरल लॉ, उसको स्क्रिप्चर्स, रिवलेशन बाय गॉड एंड रिलीजन पर रिलाई करना होता है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था रिलीजन का ऑन सोसाइटी एंड लॉ। तो दिस वाज द व्यू पॉइंट ऑफ सेंट थॉमस एक्विनस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज जॉन
लॉक। नेक्स्ट जूरिस जिनके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स बाय देयर नेचर आर फ्री एंड इक्वल। ह्यूमन बीइंग्स अपने नेचर एंड बिहेवियर में दे आर फ्री एंड इक्वल। एंड जॉन लॉक का कंट्रीब्यूशन था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये थ्योरी को डेवलप किया था हॉब्स ने और फर्दर इसको इलैबोरेट किया था रूसो और जॉन लॉक ने। So this theory was developed by Hobbes and it was further elaborated by Rousseau and John Locke. So according to this social contract theory, इसका क्या मतलब है कि people who are living in society उन्होंने consensually अपने कुछ rights जैसे कि right to life, liberty and property ये consensually किसको ट्रांसफर किया? हमने consensually मिलके ट्रांसफर किया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है कि वो पीपल को प्रोटेक्शन दे। किस चीज का? इन राइट्स का प्रोटेक्शन दे। ठीक है। इन केस गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग दिस प्रोटेक्शन, तो इन केस ये राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो इन सिचुएशन में पीपल कैन ओवरथ्रो गवर्नमेंट। पीपल क्या कर सकता है? गवर्नमेंट को पावर से रिमूव कर सकता है। तो यहां पर पीपल ने, लोगों ने क्या किया? अपने कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये किसको दिया? ये जाकर के दिया गवर्नमेंट को। किस तरह से? कंसेंशुअली, यूनाइटेड होके कंसेंशस के साथ दिया कि आप रखो ये हमारे राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, बट आपको क्या करना है? आपको इसे प्रोटेक्ट करना है। आपको हमारे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। हम ये आपको इसलिए दे रहे हैं सो दैट सोसाइटी में कोई क्योस ना हो। आप एज अ पर्सन यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इट। बट अगर गवर्नमेंट अपनी ये ड्यूटी पूरी नहीं करता है तो पीपल कैन ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। सो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो कि हॉब्स ने बनाया था और उसको फर्दर इलैबोरेट किया था रूसो और लॉक ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जूरिस्ट इज इमैनुअल कांत। तो इमैनुअल कांत का क्या बिलीव था कि यूनाइटेड विल से, यूनाइटेड, अगर पीपल यूनाइटेड है तो ही हम लेजिस्लेशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर यूनाइटेड वे में पीपल आर एक्टिंग देन ओनली विल बी एबल टू इंप्लीमेंट कोई भी लेजिस्लेशन को इफेक्टिवली। तो इमैनुअल कांत का कहना था कि लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडिविजुअल विल and general will of society can be harmonized in order to ensure effective legislation। यहां पर इमैनुअल कांत का ये कहना था कि लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जनरल विल ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल विल के बीच में हम हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव लेजिस्लेशन। क्योंकि अगर पीपल यूनाइटेड होके लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो हम इस लेजिस्लेशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड ये कहा दैट एक्ट वी शुड एक्ट इन सच अ वे कि मैक्सिमम ऑफ योर एक्शन कुड बी मेड मैक्सिमम ऑफ जनरल एक्शन। मतलब कि हमें इस तरह से एक्ट करना चाहिए कि मैक्सिमम ऑफ आवर एक्शन, हमारे एक्शन का जितना भी बेनिफिट हो वो हम सोसाइटी का बेनिफिट कर सके। मतलब इट शुड बी हार्मोनाइज्ड इन सच अ वे कि इंडिविजुअल विल और सोसाइटी का विल, जनरल विल ऑफ सोसाइटी आर बैलेंस्ड, ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो। सो दिस वाज द व्यू पॉइंट ऑफ इमैनुअल कांत। और ये हार्मनी हम कैसे अचीव करेंगे? थ्रू लॉ, क्योंकि लॉ एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडिविजुअल विल and general will of society can be harmonized in order to ensure effective legislation। तो ये बैलेंस हम अचीव करेंगे थ्रू लॉ। सो दिस वाज द व्यू पॉइंट ऑफ इमैनुअल कांत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जूरिस्ट इज फिश्ते। सो हम नेक्स्ट बात करेंगे फिश्ते के बारे में। तो फिश्ते का कहना था कि हर इंडिविजुअल की मॉरल ड्यूटी होती है कि वो दूसरे इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ ट्रीट करे। हर इंडिविजुअल की एक मॉरल ड्यूटी होती है कि वो दूसरे इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ ट्रीट करे। बट ये हमारी लीगल ड्यूटी नहीं है, क्योंकि लीगल ड्यूटी बेस होती है रेसिप्रोसिटी पे। मतलब लीगल ड्यूटी बेस्ड होती है रेसिप्रोसिटी पे कि
आपको अगर मैं ट्रीट कर रहा हूं सिमिलरली, आप मुझे भी ट्रीट करोगे। और यहाँ पर फिश्ते ने कहा कि म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट हैव थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स। तो स्टेट के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका तीन प्रिंसिपल है। फर्स्ट क्या है कि इंडिविजुअल बिकम्स सिटीजन्स व्हेन ही फुलफिल्स ड्यूटीज ऑफ स्टेट। तो इंडिविजुअल सिटीजन कब बनता है? जब वो स्टेट के लिए अपनी ड्यूटी फुलफिल करता है। नेक्स्ट था कि इन रिटर्न स्टेट प्रोटेक्ट्स द स्टेक्स ऑफ सिटीजन एंड कैन लिमिट इट। तो इंडिविजुअल ने पहला क्या किया, उसने अपनी ड्यूटीज फुलफिल की टुवर्ड्स स्टेट। अब स्टेट इन रिटर्न क्या करेगा फॉर इंडिविजुअल? तो स्टेट प्रोटेक्ट करेगा सिटीजन्स के स्टेक को, और या फिर लिमिट भी कर सकता है एज पर द नीड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, apart from these duties, anything that individual do in his personal life, state is not concerned with it। तो ये कहा कि ये जो ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ स्टेट, इसके अलावा इंडिविजुअल अपने पर्सनल लाइफ में जो भी चीजें करता है उससे स्टेट इज नॉट कंसर्न। तो ये फिश्ते ने दिया तीन प्रिंसिपल्स जिससे म्यूचुअल रिलेशनशिप्स गवर्न होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। सो दिस वाज द कंसेप्ट गिवन बाय फिश्ते। नेक्स्ट देखते हैं हीगल। सो हीगल ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जूरिस्ट थे फॉर फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ, एंड ये लास्ट जूरिस्ट हैं जिनका व्यू पॉइंट हम पढ़ेंगे फॉर फिलोसॉफिकल स्कूल। सो इन्होंने कंसेप्ट ले डाउन किया एवोल्यूशनरी डायनामिक प्रोसेस का, और ये कहा कि ह्यूमन और फ्रीडम के बीच में एवोल्यूशनरी डायनामिक प्रोसेस है। मतलब हर ह्यूमन चाहता है कि हमें फ्रीडम मिले, वी अस्पायर to get freedom, and accordingly he devised the concept of evolutionary dynamic process। और ये कहना था इनका कि लॉ को भी एवोल्यूशनरी होना चाहिए और डायनामिक होना चाहिए, सो दैट वो चेंजिंग नीड ऑफ पर्सन्स को अडाप्ट कर सके, सो दैट दे कैन अडाप्ट चेंजिंग नीड्स ऑफ पर्सन। सो दिस वाज द व्यू पॉइंट ऑफ हीगल। आई होप आपको अब तक समझ में आया हो। हमने तीन स्कूल अब तक डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज एनालिटिकल स्कूल, देन हमने हिस्टोरिकल स्कूल डिस्कस किया, और अभी हमने फिलोसॉफिकल स्कूल कंप्लीट किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। नाउ नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सो आई होप अब तक का लेक्चर आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल गेट बैक टू यू ऑन योर डाउट्स। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये टर्म कहां से आया? ये आया वर्ड सोशियोलॉजी से। इसका मतलब होता है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। सो यहाँ पर कहा गया कि लॉ एक सोशल फिनोमेना है। लॉ क्या है? एक सोशल फिनोमेना है, क्योंकि लॉ सोसाइटी में ह्यूमंस के रिलेशनशिप को गवर्न करता है, उनके बिहेवियर को गवर्न करता है, इसलिए इट इज अ social phenomena, it is having an impact on human society, so it is a social phenomena। and यहाँ पर फोकस था लेज़र-फेयर डॉक्ट्राइन पर। ये 19th से 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड था जब दिस स्कूल वाज डेवलप्ड, एंड द फोकस वाज ऑन लेज़र-फेयर डॉक्ट्राइन, जो कि हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए, मैन शुड बी फ्री। एंड यहाँ पर हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में शिफ्ट देखते हैं पीपल के इंटरेस्ट में। तो उनके इंटरेस्ट में एक शिफ्ट था टुवर्ड्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सब के तरफ उनका ज्यादा शिफ्ट था। They were more focused on health, education, etc. So this is sociological school of jurisprudence, एक basic idea। अब different jurists का देखते हैं, तो first is Ehrlich। So ये Ehrlich, इनका भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन था इन सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पर इनका कहना था कि मेन सोर्स ऑफ लॉ सोसाइटीज है। मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स एसोसिएशन ऑफ मैन, मतलब कि डिफरेंट पीपल हु आर लिविंग इन सोसाइटी। सो मेन सोर्स क्या है लॉ का? सोसाइटी। एंड ही कॉइंड अ टर्म लिविंग लॉ। लिविंग लॉ का मतलब क्या होता है कि हर रिलेशनशिप बिटवीन मैन इन सोसाइटी वो अफेक्ट होता है लॉ से। एवरी रिलेशनशिप इन सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय लॉ, सो दिस इज लिविंग लॉ। एंड एल्ड्रिक ने कहा
कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल लीगल डेवलपमेंट इज नॉट ओनली इन लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन बट इन सोसाइटी इटसेल्फ. सो सिर्फ लेजिस्लेशन ये जुडिशियल डिसीजन के बेसिस पर हम सारे लीगल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है. सो अकॉर्डिंगली टर्म आया लिविंग लॉ. सो दिस वाज एल्रिक कंट्रीब्यूशन इन सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज रॉस्को पाउंड. रॉस्को पाउंड को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं. रॉस्को पाउंड इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. So Roscoe Pound coined the term social engineering. Roscoe Pound ने term coin किया social engineering का. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक इंजीनियर कोई न्यू इन्वेंशन करते या कोई न्यू चीज फाउंड आउट करते तो वहां रुक नहीं जाते, वो उसको यूज करते हैं और फर्दर डिस्कवरी के लिए. तो सिमिलरली हमें लॉ को भी ऐसे ही यूज करना है कि हमें एक पॉइंट पर रुकना नहीं है. वी शुड फर्दर यूज लॉ फॉर फर्दर डिस्कवरी. हमें उसे आगे सोसाइटी में और इन्वॉल्व करना है, उसके लिए उसे यूज करना है. तो सोशल इंजीनियरिंग डेवलप किया. एंड it said कि law as a body of knowledge and experience with the help of which a large part of social engineering is carried on. मतलब कि law एक ऐसा body है knowledge और experience का जिसके साथ हम एक large part of social engineering carry on करते हैं. हम different needs of society के basis पे law को accordingly use करते हैं, modify करते हैं. And अगेन अनदर पॉइंट जो रॉस्को पाउंड ने कहा कि हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होता है कि मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो सुप्रीम रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे. सो अकॉर्डिंगली क्या होता है, यहाँ पर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. सो लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ होना चाहिए कि हम मैक्सिमम हैप्पीनेस इंश्योर करें एंड मिनिमम फ्रिक्शन के साथ. मतलब कि अगर इन सिचुएशंस में मान लो कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमने पीपल का जो भी हैप्पीनेस था उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की वजह से या फिर मेरा सुप्रीम इंटरेस्ट है इस चीज के वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमें उस फ्रिक्शन को कम करना चाहिए. लॉ शुड एम एट रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन. एंड इसके लिए रॉस्को पाउंड ने 5 जूरल पोस्टुलेट्स दिए, 5 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स दिए. दैट इज क्रिमिनल लॉ. फर्स्ट, क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट अग्रेशन एक्सरसाइज नहीं करना है. वी शुड नॉट एक्सरसाइज अग्रेशन टुवर्ड्स द अदर इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पेटेंट. मतलब कि हमने कोई न्यू डिस्कवरी की है तो हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं. दैट इज माई लॉ ऑफ पेटेंट. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कि मतलब अगर मैंने एक्स पर्सन से या आपसे कोई प्रॉमिस किया है तो मुझे उस प्रॉमिस को पूरा करना है. दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मतलब होता है कि हमने अगर कोई गलती की है तो वी शुड रेक्टिफाई इट. हमने अगर कोई गलती कर दी तो वी शुड रेक्टिफाई आवर मिस्टेक. एंड लास्ट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम अपने लैंड पे या हम अपने पास कुछ ऐसा डेंजरस चीज लाए हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया है तो उस वजह से कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे. दिस इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. तो यहां पर रॉस्को पाउंड का ये कहना था कि एक सोसाइटी में हम इंटरेस्ट के बीच में फ्रिक्शन अवॉइड नहीं कर सकते. वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्योंकि पीपल हर कोई ये चाहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इज ऑफ सुपीरियर इंपॉर्टेंस, मेरा इंटरेस्ट तो कम नहीं होना चाहिए, मेरे इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. सो जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो हमें पहला एम क्या होना चाहिए कि हमें उसको मिनिमाइज करना है, हमें फ्रिक्शन को कम करना है. इन केस हम नहीं कर पाए तो हमें ये 5 जो इंटरेस्ट है इनको प्रोटेक्ट करना है अंडर एनी सर्कमस्टांस. ये 5 इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज 5 इंटरेस्ट. तो ये कहना था रॉस्को पाउंड का. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज ऑगस्ट कॉम्टे. नेक्स्ट जूरिस्ट जिनको हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑगस्ट कॉम्टे. Auguste Comte was also known as founder of sociological school of jurisprudence. इन्होंने ही term sociology को coin किया था. He coined the term sociology. He is also known as founder of sociological school of law. And इन्होंने जो theory दी थी that is called organic theory. Organic theory का मतलब क्या होता है कि society is like an organism and it could progress when it is guided by साइंटिफिक प्रिंसिपल. तो यहाँ पर ऑगस्ट कॉम्टे का कहना था कि सोसाइटी एक
ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, और वो सोसाइटी प्रोग्रेस कब कर सकती है, जब हम उसे प्रॉपरली गाइड करें थ्रू साइंटिफिक principles. So Auguste Comte was founder of sociological school of jurisprudence, and he gave the theory of he gave the concept of organic theory. Next देखते हैं, next is Dagoit. So Dagoit के टाइम पे he was very much influenced with Comte and Durkheim. तो वो Comte और Durkheim के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और यहाँ पर Comte तो हमने पढ़ा, Durkheim ने दो तरह के नीड्स की बात की थी सोसाइटी में. तो इट वाज कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल. So first need that Durkheim talked about was common interest of all individuals, and second कि इंडिविजुअल का ओन इंटरेस्ट, दैट इज डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल. तो हमने पहले बात की एक कॉमन इंटरेस्ट की, फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट की, एंड ये सेकंड पॉइंट को थोड़ा और इलैबोरेट किया डगॉइट ने. सेकंड पॉइंट को थोड़ा और इलैबोरेट किया डगॉइट ने. सो व्हाट ही सेड कि इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए मेन का. सो सोसाइटी में, एक सोसाइटी में मेन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जिसकी वजह से वी अचीव सोशल सॉलिडारिटी. मतलब सोशल ऑर्डर होता है, पीपल आर देयर, पीपल आर टुगेदर, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एंड जिसकी वजह से वी अचीव अ सोशल ऑर्डर. सोशल ऑर्डर एंड सोशल बेनिफिट अचीव करते हैं, एंड वी हेल्प ईच अदर ग्रो. हम शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स भी अचीव करते हैं. जैसे कि सोसाइटी में इफ पीपल आर वर्किंग विथ ईच अदर, तो दे विल हेल्प ईच अदर टू ग्रो. तो यहाँ पर डगॉइट का कहना था कि हर कोई इंटरडिपेंड होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है फॉर देयर नीड्स, एंड जिसकी वजह से हम सोशल सॉलिडारिटी अचीव करते हैं, एंड इट हेल्प्स इन शेयरिंग ऑफ बेनिफिट. तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है हमारा, वो अल्टीमेटली हम कॉमन इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी डिपेंडेंट होता है दूसरे इंडिविजुअल पे. सो जिसकी वजह से फाइनली हम सोशल सॉलिडारिटी अचीव करते हैं. सो दिस वाज द कंसेप्ट दैट डगॉइट गेव. इन्होंने इलैबोरेट किया था सेकंड पॉइंट को डर्काइम का. लास्ट जूरिस्ट जो हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में पढ़ेंगे, दैट इज रुडोल्फ वैन आयरिंग. सो ही इज द लास्ट जूरिस्ट जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल jurisprudence. He is also known as father of modern sociological jurisprudence. Ahering ने combine कर दिया था thoughts को, तो analytical school and sociological school के thoughts को combine किया था, and ये कहा था कि individual interest और social interest में जब conflict होगा, तो law का काम है कि वो promote करे social interest को. मतलब main objective of law is to promote social interest. So in case there is a conflict between individual interest and social interest, तो उस समय law या society किसको promote करेगा? वो promote करेगा social interest को. So this was the viewpoint given by Ahering. He combined the thoughts of analytical school and sociological school of jurisprudence, and he is called father of modern sociological jurisprudence. तो ये ध्यान रखना है कि इनको father of modern sociological jurisprudence कहा जाता है. नेक्स्ट और लास्ट स्कूल जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. तो ये लास्ट है, लास्ट स्कूल. तो यहाँ पर बेसिकली द फोकस इज, ये द स्कूल ट्राइज टू अंडरस्टैंड लॉ इन रियलिटी एंड इन एक्शन. मतलब ये स्कूल का मेन फोकस होता है कि लॉ रियलिटी में या एक्शन में कैसा है, हमें वो समझना है. जैसे कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि रियलिटी में एक्शन में क्या है. सो मैं आपको और सिंपल वे में बताती हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय अंडरस्टैंडिंग लॉ इन रियलिटी एंड इन एक्शन. तो सपोज एक जज ने जजमेंट दिया, एक जज ने कोई जजमेंट दिया, तो उस समय उनका माइंडसेट क्या है, या एक लॉयर जब वो केस आर्ग्यू कर रहा था तो उसका माइंडसेट क्या था, किस व्यू पॉइंट से वो आर्ग्यू कर रहा था. क्योंकि हमने देखा था कि जस्टिस वाई डी चंद्रचूड़ के जजमेंट को ओवररूल किया था जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने. तो इन दोनों का माइंडसेट क्या था, राइट टू प्राइवेसी के जजमेंट के टाइम पर इन दोनों का माइंडसेट क्या था, किसका थॉट प्रोसेस क्या था, किसकी पर्सनल क्वालिटीज क्या थी, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स क्या थे. इन सारी चीजें, जो भी फैक्टर्स उनके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है, हमें ये पढ़ना है इन रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में. विल बी रीडिंग दैट कि लॉ रियलिटी में और एक्शन में क्या होता है, क्योंकि ये इसका फोकस है ह्यूमन फैक्टर्स और एक्सपीरियंस ऑफ जस्टिस पर. क्योंकि एक लॉयर का
या एक जज का व्हेन दे आर मेकिंग अ लॉ, एक कोई न्यू लॉ डिवाइस कर रहे हैं या फिर कुछ पॉइंट पर लीगल पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो उनका जो भी व्यू पॉइंट्स है, उनके जो भी बिलीव्स हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे उनके डिसीजन को। इसके साथ साथ ये स्कूल फोकस करता है कि पार्टीज, जो पार्टीज हैं जिनके फेवर में या अगेंस्ट में जजमेंट आए हैं, उनका क्या माइंडसेट है, उनका क्या व्यू पॉइंट है, उस पर भी फोकस करता है रियलिस्ट स्कूल। तो ये डेवलप हुआ था अमेरिका में और यूरोप के स्कैंडिनेविया में 1890s में। एंड दो क्वेश्चंस पूछा जाता है बेसिकली इन रियलिस्ट स्कूल में। सो फर्स्ट इज कि रोल क्या है जजेस का इन मेकिंग लॉ, व्हाट इज द रोल ऑफ जज इन मेकिंग लॉ, एंड सेकंड इज वैल्यू ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी हायर कोर्ट ने अगर कोई लॉ बनाया है, कोई जजमेंट पास किया है, तो वो बाइंडिंग होगा सारे लोअर कोर्ट्स पे, ठीक है। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट ये इंडिया में भी एप्लीकेबल है। दिस डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट इज आल्सो एप्लीकेबल इन इंडिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस आर्टिकल से पावर ड्रॉ होता है, किस आर्टिकल के अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल इन इंडिया। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल इन इंडिया? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अमेरिकन रियलिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले आई डिस्कस जॉन ग्रे। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ रियलिस्ट स्कूल। जॉन ग्रे को हम फादर ऑफ रियलिस्ट स्कूल भी कहते हैं। एंड यहाँ पर इनका कहना था कि हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है जजेस पर के माइंड सेट पर जब वो डिसीजन दे रहे हैं। जजेस का पॉलिटिकल व्यू पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस क्या है, पर्सनल आइडियोलॉजीज क्या है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं उनके डिसीजन मेकिंग को। सो जॉन लॉक ने कहा था कि हमें बहुत ज्यादा फोकस इस फैक्टर पर करना है। वी शुड फोकस ऑन माइंडसेट ऑफ जजेस एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ रियलिस्ट स्कूल। Along with him, Oliver Wendell Holmes is also known as father of realist school. So John Gray and Oliver Wendell Holmes, they both are known as father of realist school. And he also coined the term bad man। और ये कहा कि नॉर्मली पीपल का मेन कंसर्न होता है कि व्हाट इज राइट, लॉ जानने के पीछे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट हमें नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लॉ की जरूरत नहीं है इसके लिए। हमारे सिर्फ ये अगर हम जान ले कि जजेस ने क्या कहा या कोर्ट में क्या डिसाइड हुआ है, तो दैट इज सफिशिएंट। वी डू नॉट नीड नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लॉ। और इनका ये कहना था कि लॉ एक मिक्सचर है एक्सपीरियंस और लॉजिक का। विदाउट एक्सपीरियंस और लॉजिक हम लॉ को नहीं देख सकते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि जजेस खुद किस बात पर बिलीव करते हैं, लॉजिक एंड एक्सपीरियंस मतलब उनका खुद का बिलीफ सिस्टम क्या है। सो लॉ इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सपीरियंस एंड लॉजिक ऑफ जजेस। सो ये कहना था ऑलिव वेंडल होम्स का। नेक्स्ट इज जेरोम फ्रैंक। नेक्स्ट जूरिस्ट जिनका व्यू पॉइंट हम देखेंगे इन अमेरिकन रियलिज्म इज जेरोम फ्रैंक। जेरोम फ्रैंक का कहना था कि हम रूल्स को अप्लाई करते हैं फैक्ट्स पे टू रीच लीगल डिसीजन। दैट इज when we apply rules to facts we reach legal decision। but again इनका ये कहना था इनकी बुक में law and modern mind, he said कि certainty of law is a legal myth। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई जज या कोई लॉयर रूल को डिफरेंटली इंटरप्रेट करे या फैक्ट्स करेक्टली ना पता हो, तो अल्टीमेटली लीगल डिसीजन विल वैरी। बहुत बार ये होता है कि रूल सेम है, सेम लॉ है, बट स्टिल डिफरेंट कोर्ट्स के डिफरेंट जजमेंट्स आते हैं। सेम रूल होते हुए भी डिफरेंट कोर्ट्स का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है। यहाँ पर सेम पॉइंट जेरोम फ्रैंक का कहना है कि रूल और फैक्ट्स मिलकर लीगल डिसीजन देते हैं, बट कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर रॉन्ग जो किया या एक पर्टिकुलर एक्ट किया है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा। कोई सर्टेनिटी नहीं है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लीगल मिथ यहां पर कहा है कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ, क्योंकि हम जानते हैं
कि कोई भी इंटरप्रिटेशन एक रूल का या एक फैक्ट का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। और साथ ही ये कहा कि लॉ इज कंस्ट्रक्टिव वर्क एट द हैंड्स ऑफ लॉ एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है इन द हैंड्स ऑफ लॉयर्स एंड जजेस। मतलब कि लॉयर्स एंड जजेस को जब वो लॉ बना रहे हैं तो उस समय सोशल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनाना है। उनको प्रेसिडेंट्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने हैं, जो भी प्रेसिडेंट सेट हुए हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंट जजेस का, डिफरेंट लॉयर्स का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा। तो हमें प्रेसिडेंट्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने, जो करंट सोशल कंडीशन है उसको ध्यान में रखना है। इसलिए ये कहा कि लॉ एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है। लॉ क्या है? एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है in the hands of judges and lawyers. So this was the viewpoint of Jerome Frank. Last jurist देखते हैं for Realist School of Law. Realist School of Jurisprudence के last jurist जिनको हम discuss करेंगे that is Lelvin. So Lelvin is also a prominent jurist of Realist School of Jurisprudence. He is again a prominent jurist of Realist School of Jurisprudence. Lelvin का कहना है कि law is like an institution. Law क्या है? Law एक तरह का institution है and the means of law is to achieve social end. So law का main objective क्या है कि social end achieve करें and हमें law को formulate करना है as per the changing needs of society. Again, one more point that Lilwin mentioned is society is always transforming. मतलब society हमेशा change हो रहा है and law should be in flux with society. मतलब ये जो चेंजेस हो रहे सोसाइटी में, लॉ शुड बी इन सिंक विद दीज चेंजेस। लॉ को भी अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। सो लेल्विन सेड कि लॉ शुड बी यूज्ड एज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिफरेंट पीपल कैन कम एंड इंटरैक्ट एंड रीच अ कॉमन सोल्यूशन। तो लेल्विन का कहना था कि लॉ को हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह यूज करना चाहिए जहां पर डिफरेंट पीपल कैन कम एंड इंटरैक्ट और एक कॉमन सोल्यूशन पर पहुंचे, जहां पर हम चेंजिंग नीड्स के साथ सिंक कर सके, सो दैट हम लॉ को सिंक कर सके चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी के साथ, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज टू अचीव सोशल एंड। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। हमने आज 5 स्कूल पढ़े हैं, दैट इज एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल एंड लास्टली रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एंड एक बेसिक कंसेप्ट देखा कि व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। अगर आपको आज तक, अभी तक हमने जितना पढ़ा है जूरिस्प्रूडेंस में, ये 5 स्कूल, अगर आपको इन 5 स्कूल में अब भी कोई डाउट है या डिफरेंट जूरिस्ट के व्यू पॉइंट्स अब भी नहीं समझ में आए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स और द सोल्यूशन, जिससे आप और अच्छे से समझ सको इन व्यू पॉइंट्स को। ओके, सो आई हैव अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू, अनदर इंपॉर्टेंट वेरी बिग न्यूज फॉर यू कि हमने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, बाकी 2 सब्जेक्ट हाफ हाफ कंप्लीट हो गए एंड हमने आज 4th सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया। बट इसको शुरू तो किया है, बट प्रिपरेशन भी तो चेक करना है कि किस तरह से हमारा प्रिपरेशन कहाँ तक प्रोसीड हो रहा है, हम अब भी एबल हैं कि नहीं, हम अब भी क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये डाउट कहा था कि मैम समझ नहीं आ रहा है कैसे पढूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं आंसर कर पाऊंगा या नहीं, मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगी या नहीं। सो वी हैव क्लैट पीजी बेस्ड ऑल इंडिया ओपन मॉक, ये 22 मई 2022 को होने वाला है। 22 मई 2022 को लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए लेकर आया है क्लैट पीजी बेस्ड ओपन मॉक। ये क्लैट पीजी के पैटर्न पर बेस्ड होगा, क्योंकि वो आपका पहला एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो होने वाला है ऑन 19th of June। सो we have all India open mock on 22 May 2022। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसके लिए अभी रजिस्टर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड 22 मई को डू अपीयर इन एग्जामिनेशन टू चेक कि आपका प्रिपरेशन किस एक्सटेंट तक हुआ है। जो पहले डर लग रहा था कि पता नहीं क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं, अब क्या इन क्लासेस के बाद कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। डू चेक योर प्रिपरेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको हमारे वीडियोस एंड एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है, तो गो टू यूट्यूब का सर्च बार एंड वहां पर टाइप कीजिए लीगल एज आफ्टर कॉलेज एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वी आर मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू।
Till then, all the best for your preparation and thank you.